नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार पुनः समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पुनः उपस्थित हुए हैं अपने एंशिएंट प्रोग्राम के तहत, जो हमारा लेक्चर नंबर 3 है। और इसमें हम पीवाईक्यू कराएंगे और संभावित जो प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है उनको भी कराने वाले हैं। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची मिलती है महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, भगवती सूत्र में, उपनिषद में। जल्दी से आप लोग इसका उत्तर दीजिए। जल्दी से आप सभी लोग इसका उत्तर बताएं। आप सभी लोग इसका उत्तर दीजिए। इसको चलिए आप लोग बताइए जल्दी से। और इसमें जो लोग इसका उत्तर बी दे रहे हैं वो एकदम सही है। इसमें जो होगा 2 और 3 सही है, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में। आइए थोड़ी सी इसकी व्याख्या देखें। देखिए बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, पहले तो यही जान लीजिए कि जो अंगुत्तर निकाय है वो है बौद्ध ग्रंथ, और जैन ग्रंथ जो है भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। देखिए 16 महाजनपदों के बारे में तो दोनों ग्रंथ बताते हैं। अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध धर्म का है और जो जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, ये भी। हालांकि दोनों के नामों में भिन्नता है। मतलब जो 16 जनपदों का ये जो सूची देते हैं, अगर उनके नामों में देखा जाए तो भिन्नता है, तो इसका ध्यान रखना। बताते तो दोनों हैं लेकिन दोनों के नामों में भिन्नता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, देखिए ये राजा हैं, ये राज्य है। आपको बताना है कि कौन इसमें सुमेलित नहीं है। ब्रह्मदत्त, काशी, चंड प्रदोत, अवंती, उदयन, वत्स, काकवर्ण, कंबोज। जल्दी से आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर दें। सभी लोग कमेंट करें और इसका उत्तर जल्दी से बताएं। और इसमें जो लोग इसका उत्तर डी दे रहे हैं वो एकदम सही है। और इसकी थोड़ी सी व्याख्या देखें। तो ये काशी के जो सबसे शक्तिशाली शासक थे वो ब्रह्मदत्त थे। आप सभी जान रहे होंगे कि काशी के सबसे शक्तिशाली शासक ब्रह्मदत्त थे, जिन्होंने कौशल पर विजय प्राप्त की थी। देखिए अब आपसे यह भी प्रश्न पूछ सकता कि काशी का कौन सा वह शासक था जिसने कौशल पर विजय प्राप्त की थी। तो यही थे, ब्रह्मदत्त थे, और इन्होंने कौशल पर विजय प्राप्त की थी। चंड प्रदोत जो थे वो अवंती के शासक थे। चंड प्रदोत अवंती के शासक थे। एक बार चंड प्रदोत के पांडु रोग से ग्रसित होने पर बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उपचार के लिए भेजा था। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। ये अक्सर पूछा जाता है कि जब अवंती के जो शासक थे चंड प्रदोत, वो पांडु मतलब पीलिया रोग से जब ग्रसित होते हैं तो उनके उपचार के लिए मगध का कौन सा शासक था जो अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो वो थे बिंबिसार। तो इसका ध्यान रखना है। उदयन जो है ये वत्स महाजनपद का राजा था, जबकि काकवर्ण शिशुनाग वंश से संबंधित था। देखिए यही आपका गलत होगा कि जो काकवर्ण था वो किस वंश से संबंधित था? शिशुनाग वंश से संबंधित था, जिसका राज्य क्षेत्र मगध था। आप सभी जानते होंगे कि जो शिशुनाग था वो मगध का ही शासक था, और इसी के वंश का परवर्ती शासक था काकवर्ण। तो ये उत्तर आपका डी जो है वो गलत हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? देखिए इसका हमेशा ध्यान रखना है कि नहीं है बताना है। मत्स्य, विराटनगर, कंबोज, राजपुर हाटक, चेद, अहिछत्र, अस्मक, पोटन या पोटली। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। जल्दी से आप सभी कमेंट करें। और बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर बार परीक्षा में आता है, तो यहां से तो कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोग बताएं कि मत्स्य विराटनगर की राजधानी मत्स्य की विराटनगर थी, कंबोज की राजपुर हाटक, चेदी का ही छत्र, अस्मक का पोटन। और इसमें जो लोग इसका उत्तर सी दे रहे हैं वो एकदम सही है। ये ऑप्शन जो है ये गलत है। बाकी
सही है। अब इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, जो मत्स्य महाजनपद है इसकी राजधानी विराटनगर थी। और ये विराटनगर का क्षेत्र कहाँ है, ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, तो इसका भी ध्यान रखना कि जो विराटनगर है ये आधुनिक जो जयपुर, अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है वही उसी को सम्मिलित रूप से विराटनगर कहा जाता था, जो मत्स्य राज्य की राजधानी थी। अब कंबोज आता है, जो दूसरा महाजनपद है कंबोज, तो कंबोज की जो राजधानी थी राजपुर हाटक थी। योम अस्मक, ये जो अस्मक है वो नर्मदा एवं गोदावरी नदी घाटी के मध्य का क्षेत्र है, की राजधानी जो है वो पोटन या पोटली थी। और चेद जो है, जो चेद का जो क्षेत्र है वो बुंदेलखंड क्षेत्र का पूर्वी भाग है, और इस महाजनपद की राजधानी सोथिवती थी, न कि अहिछत्र। आप लोग कमेंट करके बताना है कि अच्छा यहाँ तो लिखा ही हुआ है, कमेंट क्या करवाएं कि अहिछत्र तथा काम्पिल जो है वो पांचाल की राजधानी थी, मतलब पांचाल की जो राजधानी थी वो अहिछत्र और काम्पिल थी। चलिए आप लोग का एक होमवर्क है, आप लोग ये बताइए कि ये जो अहिछत्र और काम्पिल ये जो क्षेत्र हैं ये आधुनिक उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है। आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि ये जो क्षेत्र है आधुनिक उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है। ये हमारा एक सूचना है। देखिए आप लोगों की भारी डिमांड थी कि सर समीक्षा अधिकारी का, चूंकि परीक्षा बहुत करीब आ रही है और टेस्ट सीरीज को लेकर के, तो हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। और अभी जो हमारा फी है मात्र 499 रुपए है, तो अभी आप लोग इससे जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। नहीं तो इसकी फी जो हमारी एक्चुअल है वो वाकई में है तो 999, लेकिन अभी जो है एक ऑफर दिया गया है स्टार्टिंग के कुछ बच्चों के लिए, तो आप लोग जुड़ सकते हैं 499 में, जिसमें हम डेली PYQ और संभावित प्रश्न की एक सीरीज ला रहे हैं। आपका डेली प्रैक्टिस हो रहा है, PDF के माध्यम से भी आपको नए क्वेश्चंस दे रहे हैं, हिंदी भी करवा रहे हैं, और इसमें करंट अफेयर्स भी हम ला रहे हैं। साथ ही साथ यदि आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है ऑफिस का, आप संपर्क करें, यहाँ से आपको डिटेल्स मिल जाएगा। एक बार नंबर हम बोल दे रहे हैं 730330750607, तो ये नंबर है, आप लोग देख लें, यहाँ संपर्क कर सकते हैं। और ये हमारा प्रोग्राम है, कैसे हम दे रहे हैं मैटर ये आप लोग देख लें। और चलिए अगले प्रश्न पे, उत्तर प्रदेश में प्राचीन भारत के कितने गणराज्य स्थित थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है और समीक्षा के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल्दी से आप लोग बताएं कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में प्राचीन भारत के कितने गणराज्य स्थित हैं। देखिए यहाँ गणराज्य पूछा जा रहा है, न कि राज्य, तो इसका ध्यान रखना है आप लोगों को। मैंने हिंट भी दे दिया है कि यहाँ मैंने गणराज्य पूछा है, ना कि राज्य। तो बताइए कितने गणराज्य थे, जल्दी से आप लोग बताइए। 10 सेकेंड है, कमेंट करके सभी लोग को बताना है। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी बताया है वो सही है। देखिए यदि गणराज्य के बारे में पूछा जाए तो वो कितने थे, 07, मतलब 7 गणराज्य जो थे वो उत्तर प्रदेश में स्थित थे। और एक बार इनका डिटेल्स आप देख लें। वर्तमान उत्तर प्रदेश में प्राचीन भारत के 7 गणराज्य स्थित थे, जिसमें नंबर 1 है कपिलवस्तु के शाक्य, जिनका क्षेत्र सिद्धार्थनगर है, रामग्राम के कोलिये, गोरखपुर का जो क्षेत्र है, पिपली वन के मौर्य, गोरखपुर का क्षेत्र ये भी है, और कुशीनगर के मल्ल। अब कुशीनगर तो आप सभी जान रहे हो, गोरखपुर से बगल का जिला है। फिर पावा के मल्ल, सुमसुमार गिरी के मग्ग। देखिए ये सब क्षेत्र भी आप देखते रहिएगा कि इनका क्षेत्र कहाँ है। तो सुमसुमारा गिरी के जो मग्ग हैं वो मिर्जापुर क्षेत्र में रहते थे। और केशपुत्र के कलाम, गंगा यमुना दोआब में इनका था, केशपुत्र के कलाम। तो ये जो 7 गणराज्य थे ये उत्तर प्रदेश में स्थित थे। देखिए इस प्रश्न को कराने का मकसद मेरा ये है क्योंकि इसके पहले वो पूछा था कि 16 महाजनपद के कितने महाजनपद ऐसे थे जो उत्तर प्रदेश में स्थित थे, तो वो 8 महाजनपद थे। तो वहां से प्रश्न पूछा गया है, तो बहुत संभावना है कि आपका जो अगला प्रश्न है वो इस पे आ जाए कि कितने गणराज्य थे। क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि जब ये महाजनपद अस्तित्व में थे तो उसी समय जो है गणराज्यों का भी अस्तित्व था। और इसीलिए कहा जाता है कि जो भारत में जो गणतंत्रात्मक प्रणाली की शुरुआत हुई वो पूरे विश्व में सबसे पहले शुरुआत हुई। मतलब गणतंत्र को जन्म देने वाला देश कौन सा है, वो भारत ही है। तो इस फैक्ट को ध्यान रखना। यदि गणराज्य पूछे तो 7 उत्तर प्रदेश के,
और यदि 16 महाजनपदों में 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में अवस्थित थे। यदि महाजनपदों के बारे में पूछे तो कंफ्यूज नहीं होना, ये 8 है। और 8 में भी देखिए नाम भी लिखा हुआ है नीचे, मल्ल, काशी, कौशल, वत्स, चेद, सूरसेन, कुरु और पंचाल। कौन कौन से हैं? मल्ल, काशी, कौशल, वत्स, चेद, सूरसेन, कुरु और पंचाल। तो ये जो है हमारे जो है 8 ये भी हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पे आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। विविता अध्यक्ष, चारागाहों का अध्यक्ष, सन्निधाता, राजकोष विभाग का प्रभारी, समाहर्ता, राजस्व विभाग का अधिकारी, व्यवहारिक फौजदारी न्यायालय का प्रमुख। आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो है ऑप्शन वो सम्मिलित नहीं है। जल्दी से आप लोग कमेंट करें, 10 सेकेंड है आप लोगों के पास। और इसमें जो लोग इसका उत्तर डी बता रहे हैं वो एकदम सही है, क्योंकि विविता जो अध्यक्ष था वो चारागाहों का अध्यक्ष था, एकदम सही बात है। और सन्निधाता जो था वो राजकोष विभाग का प्रभारी था। और समाहर्ता जो था वो राजस्व विभाग का अधिकारी। देखिए कंफ्यूज नहीं होना, सन्निधाता किससे संबंधित था? राजकोष विभाग से संबंधित था। और समाहर्ता कौन था? वो राजस्व विभाग का अधिकारी था। एक राजकोष देखता था, एक राजस्व देखता था। और व्यवहारिक जो थे ये फौजदारी न्यायालय के प्रमुख नहीं होते थे। और इसकी थोड़ी सी आप व्याख्या देखें कि व्यवहारिक जो होते थे वो दीवानी न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। मतलब जो यहाँ कहा जा रहा है कि जो व्यवहारिक थे वो फौजदारी के, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि ये जो है व्यवहारिक वो दीवानी के होते थे, जबकि प्रतिष्ठा जो होता था वो फौजदारी न्यायालय का प्रमुख होता था। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो न्याय प्रणाली है उसकी 2 धाराएं होती, 2 भागों में होता है। एक तो सिविल मैटर होता है, एक क्रिमिनल मैटर होता है। जैसे फौजदारी कहते हैं वो क्रिमिनल होता है, और सिविल मतलब जो दीवानी होता है। तो दीवानी मतलब जो सिविल मामला है उसके जो हेड थे वो व्यवहारिक थे, और प्रतिष्ठा जो थे वो क्रिमिनल मैटर को देखते थे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि अशोक ने महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस प्रचारक को भेजा था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से आप लोग इसका उत्तर बताएं, सभी कमेंट करके बताइए इसका उत्तर। मध्यम धर्म रक्षित, महाधर्म रक्षित, महेंद्र एवं संघमित्रा। बताइए। देखिए भेजा तो सभी को कहीं न कहीं था, लेकिन पूछा कहाँ जा रहा है? महाराष्ट्र के बारे में। तो इसलिए प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िए कि कौन किस क्षेत्र में प्रचार के लिए गया था। और इसमें देखिए महाराष्ट्र महाधर्म रक्षित, आपको कंफ्यूजन देखिए, धर्म रक्षित भी है लेकिन धर्म रक्षित नहीं होगा, ये होगा महाधर्म रक्षित। और थोड़ा सा इसकी व्याख्या आप लोग देखें कि अशोक ने महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु महाधर्म रक्षित को भेजा था। मध्यम ने हिमाचल प्रदेश, ये जो मध्यम थे ये हिमाचल प्रदेश गए थे। और महेंद्र तथा संघमित्रा ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, श्रीलंका वाला तो हमको लग रहा है आप सभी को पता ही होगा कि महेंद्र तथा संघमित्रा थे, लेकिन महाधर्म रक्षित जो है वो महाराष्ट्र में गए थे। और अब ये पूछ सकता है कि मध्यम ने कहाँ किया था प्रचार, तो मध्यम जो थे वो हिमाचल प्रदेश गए थे, इसका भी ध्यान रखना। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए। मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर एवं उडगेलम और रुमिनदेई। आपको कूट के माध्यम से बताना है कि 1-2 सही है, केवल 2-3 सही है, 1-2-3 सही है, उपयुक्त सभी सही है। आपको बताइए कि किन ये जो अभिलेख हैं अशोक के, इसमें अशोक के व्यक्तिगत नामों का उल्लेख मिलता है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, सभी लोग कमेंट करिए, कमेंट सभी लोगों को करना है और बताइए जल्दी से। और इसमें जो लोग उसका उत्तर दे रहे हैं सी, वो एकदम सही है। जो मास्की है, गुर्जरा है, नेत्तूर एवं उडेगोलम है,
ये जो तीनों अभिलेख है यहाँ से अशोक के व्यक्तिगत नामों का उल्लेख मिलता है। थोड़ा सा इसकी व्याख्या देखें। और जो रुमिनदेई अभिलेख है, जो लास्ट का आपका रुमिनदेई अभिलेख है, वो नेपाल की तराई में स्थित इस अभिलेख से पता चलता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष यहाँ आया था। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर। देखिए पीछे तो ये तो आपका महत्वपूर्ण है ही है, ये इन तीनों से जो है वो अशोक के सॉरी ये तो दूसरा आ गया, इधर देखिए, अरे रे, इन तीनों से जो है आपके अशोक के व्यक्तिगत नामों का तो उल्लेख मिलता ही है, लेकिन इससे क्या मिलता है, चौथे से। तो ऑप्शन तो आपका 3 ही होगा, ये 1 2 3, लेकिन ये चौथे से जो रुमिनदेई है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ से आपको देखना है कि रुमिनदेई अभिलेख नेपाल की तराई में स्थित है। इस अभिलेख से पता चलता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष यहाँ आया था। योम भूमिकर घटाकर 1/8 कर दिया, क्योंकि यहाँ जो भूमिकर की जो दर थी राजस्व की वो कितनी थी, वो 1/6 थी। लेकिन चूंकि ये भगवान महाबुद्ध का जन्म स्थान था लुम्बिनी, और इसी वजह से यहाँ का जो घटा करके क्या कर देता है, 1/8 कर देता है। मतलब ये एक सम्मान प्रकट करता है। और मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर एवं उडगोलम अभिलेखों से अशोक के व्यक्तिगत नामों का उल्लेख मिलता है। ये तो मैंने पीछे बता ही दिया है। अगला प्रश्न आप लोग देखें। हाँ ये बताइए, जल्दी से आप लोग बताइए कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कर गलत युग्म का चुनाव करें। अशोक के शिलालेखों के स्थान राज्य: धौली उड़ीसा, जौगढ़ उड़ीसा, एर्रगुडी तमिलनाडु, मास्की कर्नाटक। ये अभिलेख है और ये राज्य है, इसमें से कोई एक सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। 8 नंबर बताइए कमेंट करके। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है वो एकदम सही है। देखिए धौली जो है वो उड़ीसा में है। अशोक का जो एर्रगुडी अभिलेख है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। और यहाँ क्या कहा जा रहा है, तमिलनाडु। तो ये अपने आप में गलत है। ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। और बाकी मास्की जो है वो कर्नाटक में है, जौगढ़ जो है वो उड़ीसा में है, धौली भी उड़ीसा में है। तो ये सही है, यही आपका गलत हो जाएगा। और इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि हमेशा पूछता रहता है और ये आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी तरीके से उनका कलसी है जो उत्तराखंड में मिलता है, और 2-4 अभिलेख हैं, उसके बारे में भी आप लोग देख लीजिएगा। निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कर गलत विकल्प का चुनाव करें। अशोक अपने प्रथम शिलालेख में जीव हत्या के निषेध की बात करता है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध एवं अशोक के विजय की जानकारी मिलती है। अशोक के 12वें शिलालेख में धार्मिक समन्वय की जानकारी मिलती है। अशोक अपने 7वें शिलालेख में कहता है कि हर समय चाहे मैं भोजन करता रहूं या अंतःपुर में रहूं या शयन कक्ष में, सभी जगह प्रतिवेदक मुझे प्रजा के हाल से परिचित रखे। जल्दी से आप लोग बताइए कि इसमें कौन सा एक ऑप्शन जो है वो गलत है। जल्दी से आप लोग बताएं। ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है। कौन सा एक गलत विकल्प है। और देखिए ये जितने भी विकल्प हैं सभी विकल्पों से क्वेश्चन बनता है परीक्षा में। इसलिए देखिए यहाँ हमारा प्रयास ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी दे दें। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी दिया है वो एकदम सही है। देखिए अशोक ने अपने प्रथम शिलालेख में जीव हत्या के निषेध की बात की है, एकदम सही बात है, वो जीव हत्या के रोक की बात करता है। अशोक का जो 13वां शिलालेख है वो कलिंग युद्ध की जानकारी भी देता है। और बहुत बार पूछा गया है कि अशोक का कौन सा जो शिलालेख है वो कलिंग युद्ध के बारे में बताता है, तो वो उसका 13वां अभिलेख है और इसके विजय की जानकारी देता है। और अशोक का जो 12वां अभिलेख है, जो 12वां शिलाभिलेख है, वो धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है। मतलब जो धार्मिक सहिष्णुता की उसकी नीति है उसकी जानकारी आपको कहाँ मिलती है, तो वो अशोक के जो है वो 12वें अभिलेख से मिलती है। और अशोक अपने 7वें शिलालेख में कहता है कि हर समय चाहे मैं भोजन करता रहूं। ये गलत है क्योंकि ये 7वां नहीं होगा, ये होगा 6वां।
मतलब आपका ये जो तीन ऊपर का स्टेटमेंट है ये तीनों सही है, और इसको भी ध्यान से देखना क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये जो कहता है कि मैं शयन कक्ष में रहूं या भोजन करता रहूं, ये किस शिलालेख में कहता, तो ये 6वें शिलालेख में कहता है, और ये वही उसका व्याख्या है। देखिए यहाँ लिखा है कि अशोक अपने 6वें शिलालेख में ऐसी बात करता है, और जीव हत्या निषेध की बात प्रथम में, जबकि 12वें में धार्मिक सहिष्णुता की नीति की बात करता है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध एवं अशोक के विजय की जानकारी मिलती है। चलिए हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों की जानकारी देता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत बार आया है, आप लोग बताएं। सोहगौरा, अशोक का रुमिनदेही शिलालेख, महास्थान अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा जो है अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों की जानकारी देता है। कौन सा जो है भारतीय अभिलेख, सोहगौरा, अशोक का रुमिनदेही अभिलेख, महास्थान अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, और हाँ बस यही 4 है। 4 में बताइए आप लोग जल्दी से कमेंट करें। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है वो एकदम सही है। सी में क्या जाएगा, सोहगौरा होगा और महास्थान होगा। देखिए अभी रुमिनदेही की चर्चा तो मैंने पीछे ही कर दी है कि रुमिनदेही कहाँ है, तो रुमिनदेही जो है वो नेपाल में है, और वो एक तरीके से बुद्ध के उससे संबंधित है, जन्म स्थान से। तो थोड़ा सा आप लोग व्याख्या देख लें कि अशोक कालीन सोहगौरा जो गोरखपुर में है। देखिए ये स्थान का भी ध्यान रखना है कि सोहगौरा कहाँ है, कल को पूछ ले तो गोरखपुर में। ताम्रपत्र अभिलेख एवं महास्थान, महास्थान कहाँ मिला है, बांग्लादेश। मतलब बांग्लादेश जो आज का बांग्लादेश है, क्योंकि पहले तो सब मिला ही हुआ था और मौर्य साम्राज्य की सीमा वहां तक थी, क्योंकि अशोक के अभिलेख मिले हैं तो इसकी पुष्टि भी होती है। तो गोरखपुर का सहगौरा और महास्थान अभिलेख बांग्लादेश से अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों की जानकारी होती है, जबकि जूनागढ़ अभिलेख रुद्र दामन का है। यौम अशोक के रुमिनदेही अभिलेख से उसकी राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी यात्रा, मतलब बुद्ध के जन्मभूमि की जानकारी मिलती है, जो मैंने पीछे ही बता दिया है। और देखिए ये सब चीजें इतनी महत्वपूर्ण है कि इसमें हर लाइन से प्रश्न है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत है या कुछ ऐसा लग रहा है क्लियर नहीं आ रहा है, तो आप जो है हमारे टेलीग्राम से जुड़िए। अभी हम आपको लिंक बता देंगे। ये तो हमारा बैच है, मैंने इसकी चर्चा कर ही ली है। अब आगे थोड़ा सा देखिए, ये है हमारा, देखिए टेलीग्राम का लिंक, आप लोग इससे जुड़िए। और यहाँ आपको जो मैंने पढ़ाया उसका PDF आपको यहाँ मिल जाएगा। साथ ही साथ YouTube जो हमारा है, इसे आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि ये आप ही का चैनल है, आप ही को इसको आगे बढ़ाना है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।